नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। हमारी कुंडली में बृहस्पति किस किस चीज़ का कारकत्व है, बली है या निर्बल है। बृहस्पति मुख्य रूप से अगर हम नैतिकता की बात करें तो उसके लिए जाना जाता है, नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने बुध ग्रह पर बात की थी, तो कई दफ़ा इन दोनों में अंतर नहीं हो पाता है। याद रखना है, जहाँ बुद्धि की बात आती है, बुद्धि किसी भी प्रकार, चाहे वो राक्षसी बुद्धि हो या देवताओं की बुद्धि हो, बुद्धि प्रखर हो सकती है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि देवताओं को बुद्धि ज़्यादा होती है या दानवों को बुद्धि कम होती है। तो बुद्ध में बुद्धि तो है, लेकिन जहाँ पर नैतिक मूल्यों की बात आएगी, जहाँ पर मूल्यबोध की बात आएगी, जहाँ 9th हाउस की बात आएगी, उसमें हम बृहस्पति को शामिल करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आपकी शिक्षा में कोई कमी है। हालांकि विवेक हम इसी से निर्धारित करते हैं, और वो भी कोई ना कोई इस प्रकार का, जहाँ भी बृहस्पति आएगा वहाँ एक होलीनेस आएगी। ध्यान रखना, आपको बौद्धिक स्तर आपका अच्छा हो सकता है, चाहे बृहस्पति अच्छा ना भी हो, लेकिन उसमें जो पवित्रता है, उसकी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वो इसी के पास है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो देखा जाए सभी ग्रह इसका सम्मान करते हैं। क्या दानव, क्या देव, सभी दैत्य गुरु भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ तक बात शत्रुता की है, तो शुक्र की शत्रुता नहीं है, इससे बात समझने वाली है भाई। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा शुक्र से बचते हैं, लेकिन ये बड़ी गौर करने वाली बात है, जो अक्सर हम गलती करते हैं। हमें लगता है कि शुक्र भी इनको शत्रु मानते हैं। नहीं, शुक्र इन्हीं की राशि में परम उच्च होते हैं, मीन राशि में। और जब हम चर्चा कभी भी करें बृहस्पति के बारे में, तो जो काल पुरुष की कुंडली, हमारा रेफरेंस रहेगा मेष लग्न। तो वहाँ जहाँ जहाँ बृहस्पति को आनंद आता है, उसका बल उसको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी जातक हो, अगर बृहस्पति कुंडली का अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसका एक फ़ायदा आपको, क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि में उच्च का होता है, तो वहाँ उसको विशेष बल मिलता है कर्क राशि को। और चतुर्थ भाव क्या बताता है? हमारे भवन की बात करता है। दैवीय गुण होंगे भवन में। पंचम भाव का भी वो कारक माना जाता है। हमारी, याद रखना है, डिग्री सर्टिफिकेशन, विवेक शक्ति पंचम भाव से देखते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि डिग्री सर्टिफिकेशन ठीक ठाक ही हुआ, लेकिन उसकी जो तुलनात्मक दृष्टि है वो बहुत बढ़िया है। उसमें एक अच्छा धर्मपरायण, उसके मूल्य बहुत अच्छे हैं। 5th हाउस को हम ये भी कहते हैं, जो परंपरा से प्राप्त होने वाला आदर सम्मान, पद भी कह सकते हैं, वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो ध्यान देना है, नवम से नवम है पंचम। नवम तो है ही बृहस्पति का। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो या कोई भी भाव आ रहा हो, बृहस्पति का संबंध नवम से बनेगा ही बनेगा। तो जैसे बृहस्पति आपकी कुंडली में बली है, नवम कमजोर भी है, तो उसका पार्ट नवम को मिलेगा ही मिलेगा। अब 12वें भाव में जो बृहस्पति का रूप आता है, मीन राशि का, वो हम नहीं समझ पाते हैं कि भाई कैसे हम 12वें भाव के साथ बृहस्पति को जोड़ रहे हैं। तो शायद हम भूल रहे हैं कि केतु के साथ मिलकर ये पूरी तरह मोक्ष कारक बन जाता है। और 12वां भाव इन सभी विषयों की बात करता है, चाहे गुरु के आश्रम की बात हो। आश्रम मतलब जो डिपार्चर ऑफ सोल उसका है, बड़ा अच्छा होगा अगर 12वां भाव अच्छा है या बृहस्पति अच्छा है। नहीं तो उसको ये मान लीजिए 12वां भाव भी कमजोर, बृहस्पति भी कमजोर, 12वां भाव का जो भी उसका धनात्मक प्रभाव है वो खत्म हो गया।
और ये एक सेलेक्टिव उसमें रखना है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमें जब कभी ये देखा जाता है कि भाई किसका भाव है और यहाँ कौन कौन से ग्रह बली होते हैं। तो अब जैसे बृहस्पति का भाव है, शुक्र यहाँ सबसे बली होता है, तो शुक्र की भी एक वर्किंग स्टाइल या कहें उसके कार्य करने की शैली को भी यहाँ 12वें भाव में ध्यान रखना है। शुक्र को यहाँ पर 12वें भाव में दिग्बल मिलता है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, लेकिन वो शुक्र का विषय है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं डिपार्चर ऑफ सोल या मोक्ष वाला पार्ट, उसका संबंध कहीं ना कहीं 12वां भाव या मीन राशि से बनता है। वैसे भी कभी आपने रेवती नक्षत्र के बारे में जानकारी हासिल की हो, जिसको गंडमूल माना जाता है, उसके जातक में ये चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे कोई भी काम करे, वो चाहे टेक्नीशियन भी हो, उसका संबंध ये मृत्युजय, उसको पढ़ना भी अच्छा लगेगा। कोई भी ऐसा विषय जहां मौत को जीतने की बात होती है, ऐसी कोई भी कथा जहां मृत्यु समय पर उसने कार्य किया और उसको ये प्राप्ति हो गई, तो उनको बड़ा प्रिय होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कौन करेगा, बृहस्पति के रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कहीं उसके अंडरटेकिंग में है ये कि हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन है, डिपार्चर ऑफ सोल, जब शरीर से आत्मा निकलेगी तो वो सही ढंग से, और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस को भी हम कारकत्व के साथ जोड़कर देखते हैं कि बृहस्पति क्योंकि एकत्रण का भी स्वामी है, धन संग्रह का भी स्वामी माना जाता है। हालांकि आज कलिकाल में हम बृहस्पति से ज़्यादा अच्छा यहाँ शुक्र को मानते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ सेकेंडरी कारक था प्राचीन समय पे, क्योंकि हम 500 साल 1000 साल पहले अपने संग्रह में मुख्य रूप से धर्म को ही जोड़कर देखते थे, लेकिन आज पूरी तरह से मटेरियल गेन की बात आती है। कितने इसके अकाउंट में बैलेंस है, कितनी लग्जरी इसके जीवन में, कितने रिसोर्सेज का वो उपयोग कर रहा है, उसी से उसको तोला जाता है। क्लियर? तो वो कहीं ना कहीं शुक्र की तरफ शिफ्ट हो गया। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये तो भाव रहेंगे ही। आपका घर बड़ा एक अलौकिक, किसी के घर जाते हैं तो पता लगा हम टेंशन में नहीं थे, उनके घर जाने पर टेंशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो उस घर का स्वामी है या कहें जो घर का स्वामी यानी जैसे पिता हैं, उनके नाम पर वो घर है, उसमें जो सबसे डोमिनेट करने वाला है उसका बृहस्पति कमजोर अवस्था में। कोई बहुत दुखियारा हमारे घर में आया, एकदम शांत हो गया, क्योंकि हमारे उस घर में रहने वाले मुखिया का बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा भवन बृहस्पति के बल से शांत रहता है, वहां शांति रहती है। नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपके पास बहुत ज्यादा आय हैं तो क्या करेंगे उस आय का? आपके पास सुख चैन आपका बिगड़ा हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको भी मोक्षा की नींव माना जाता है। भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, फाइनल मोक्षा पर भी बृहस्पति का अधिकार है। तो ध्यान रखना है, जितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना आपको अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, उतना ही बृहस्पति अच्छा है। स्वाद के साथ भी इसको मीठा स्वाद पसंद है बृहस्पति को। तो कई जातकों को मीठे से चिढ़ होती है। भाई प्रकृति ने आप कुछ ऐसा ही कर दिया कि भाई कोई डिजीज़ ऐसी कर दी, आपको इंसुलिन हार्मोन कम हो गया है, शुगर बिगड़ गया है, तो आप मीठा नहीं खा सकते। लेकिन वैसे स्वभाव से मीठे फल, मीठा उसको खाना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का बल है कुंडली में। उसको तीक्ष्ण तीखा खाना, सिर्फ नमकीन खाना प्रिय है। तो सिर्फ, मैंने बोला सिर्फ, ये बात ध्यान रखना है भाई, मीठा भी चल रहा है, नमकीन भी चल रहा है, तो बृहस्पति बली है। कहीं ना कहीं इसमें शुक्र का भी बल है, तो नमकीन भी उसको प्रिय है। लेकिन सिर्फ मीठे की बात करता है तो फिर वो बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति को बोलते हैं कि उनका स्थूल शरीर, थोड़ा शरीर जो है बड़ा है। लेकिन ये गलती कई लोग करते हैं कि जब हम यहाँ अवतारों में बात करते हैं तो यहाँ लिखा होता है वामन अवतार, त्रिलोकी वामन, उनको त्रिलोकी वामन बोला गया। तो किसी को लगता है यार ये जिसका बृहस्पति बली होगा वो गिट्ठा होगा,
ये गलत अवधारणा है, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए, ठीक कीजिए। यहाँ वामन का अर्थ ये है कि जिस वामन ने, जो दिखने में आपको ऐसा लगा, लेकिन जब उसने आकार, वो उसके बड़े रूप की बात कर रहा है, उसके विराट स्वरूप की बात कर रहा है। कि बृहस्पति इंस्पायर्ड लोगों का वैसे भी, जैसे मान लीजिए बृहस्पति बहुत बली है क्योंकि वो दिखावे से दूर है, सिर्फ आडंबर से दूर है, वो सिर्फ प्योरिटी की बात करता है। तो जहां बृहस्पति का बल है, प्रथम दृष्टा कई बार ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति तो कुछ ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन जब वो अपना विराट स्वरूप दिखाता है तो तीनों लोकों में भी समा नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से उस विराट रूप की कल्पना करना है। तो बृहस्पति अच्छा होने पर खाने पीने का शौकीन होता है और उसका जो बोलते हैं उदर बड़ा हो सकता है, वाणी गंभीर होती है, सिंह के समान वाणी है बृहस्पति की। तो कारकत्वों से काफी हद तक समझ सकते हैं। और कारकत्वों के अलावा आपको इन भावों के बल का विशेष ध्यान रखना है। 9th हाउस का मतलब गुरु का सम्मान या गुरु का अनादर। जातक गुरु नहीं है उसके पास, किसी को नहीं मानता है, कुछ भी कह देता है, बृहस्पति कमजोर है उसका, ध्यान रखिएगा। एक कोई ऐसी विचारधारा भी होती है, कहता है जो मेरे मन को आता है मैं वही करता हूं, मूर्ख, उसको हम यही कहेंगे कि उसका बृहस्पति कमजोर है। ध्यान रखिए, मन के मुताबिक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, मन पर एक अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो मन हार्मोन के प्रभाव से अधर्म करने की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है। तो वाक्य पूरी तरह से गलत है। अंकुश या भय आवश्यक है। और इस मामले में जिसका 9th हाउस अच्छा है या जिसका बृहस्पति अच्छा है, वो इन चीजों पर, अगर बृहस्पति कमजोर है तो धार्मिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, भाग्य का एहसास नहीं होता, बार बार री अटेम्प्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है, बृहस्पति बहुत बली है आपकी कुंडली में, 9th हाउस कमजोर है, फिर भी वो बैलेंस कर लेगा। बृहस्पति इज लाइक हॉली वाटर, गंगा जल, और बृहस्पति का दायरा बहुत विस्तारित है, जहां बैठता है वहां का बल भी बढ़ाता है। कुछ ज्योतिषविद ने बहुत नकारात्मक बात बोली है या पूरी तरह गलत है वो, उसका कोई अर्थ नहीं है, ज्योतिष की किसी पुस्तक में उसका वर्णन नहीं है, और आप कहेंगे उसका रेफरेंस भी हम आपको दे देंगे कि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है। ये पूरी तरह गलत है, ध्यान रखना है। ये मन में अगर आपके किसी के भी है कि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव को कमजोर करता है, ये एक गलती के कारण, या कहें श्लोक का जो उसका अर्थ निकाला गया वो गलत अर्थ है। इस चीज को आप रेक्टिफाई करें, ऐसा कहीं ग्रंथ में नहीं है। जो होली वाटर स्वयं शुद्ध कर रहा है दूसरे को, अपने को शुद्ध नहीं करेगा क्या? तो ये ध्यान रखना है, बृहस्पति पंचम भाव में भी, सप्तम भाव में भी अपने से 9th हाउस में नजर डाल रहे हैं, और जहां बैठे हैं और जिन जिनकी लॉर्डशिप लिए हुए हैं, तो अगर बली हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बल कुंडली को दे देते हैं। इसी प्रकार से अगर निर्बल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बल क्षीण हो जाता है। तो क्या क्या इसके कारकत्व हैं वो हम पढ़ते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य आपके अच्छे होंगे, जिसको हम बोल देते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि मूल्यबोध को हमारी जो वाणी का प्रॉमिसिंग नेचर है हम 2nd हाउस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है उसको हम 9th हाउस से जोड़कर देखते हैं। तो ये अभी हम 9th हाउस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम खुद रिटेन कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं। ब्राह्मण, ध्यान देना है, हम ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों के वर्णों की बात करते हैं। तो जैसे शुक्र अगर बली है आपकी कुंडली में, बृहस्पति बली है, तो कहते हैं कि उस परिवार में ही कहीं ना कहीं ब्रह्म को जानने की बात आती है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई राजपुरोहित, पुरोहिती का कार्य करने वाले हों, अगर बृहस्पति और शुक्र जो दोनों प्लैनेट ब्राह्मण वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं बली है। क्लियर? शिक्षक, बृहस्पति एक बहुत बढ़िया टीचर है, इससे ज़्यादा अच्छा टीचर वर्ल्ड में या कहीं यूनिवर्स में कोई नहीं है। क्लियर हो गया? तो जहाँ पर हमें धर्म की शिक्षा देनी हो तो बृहस्पति बहुत अच्छा दर्शन शास्त्र के जानकार हैं।
भाग्य, सीधा सीधा बृहस्पति भाग्य का सिनोनिम कहा जा सकता है। भाग्यवान कोई व्यक्ति है क्योंकि बृहस्पति बली है। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, बेशक से वो बुद्धिमान ना हो, बुद्धिमान इन द सेंस समाज में कहे कि उसकी औसत रहा है, डिग्री उसको जो मिली है वो सेकंड क्लास से मिली है, फर्स्ट क्लास नहीं हो पाया, लेकिन उसका भाग्य बहुत बली है, धार्मिक प्रतिष्ठा बहुत है, बृहस्पति बली है, बुद्ध कमजोर है। क्लियर? तो वो समझना है। फिर गुरु, गुरु का किसी भी प्रकार से आपको विशेष स्नेह मिलना कहीं ना कहीं परिचायक है कि बृहस्पति आपका बली है। क्लियर? और गुरु का अर्थ ये नहीं होता है कि गुरु एक केसरिया वस्त्र धारण किए, लंबी दाढ़ी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में जैसा समय होगा उसी प्रकार से गुरु की हम कल्पना करेंगे। क्लियर? अगर हम अपने आप को जबरदस्ती करेंगे, नहीं मैं तो सतयुग की हमेशा बात करूंगा, तो ये भी एक प्रकार से समय या ईश्वर का अनादर ही है। जब क्या ईश्वर की मर्जी के बिना कलिकाल आ सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए जैसा समय है उनमें से हमें हो सकता है कोई वर्किंग लेडी के नियम ज़्यादा अच्छे हों, अपने नियमों पर शास्त्र की अच्छी जानकार हो, क्योंकि यहाँ ब्रह्म को जानने वाले की बात हो रही है। यहाँ पर इस कपड़े का पहनना या वो ऐसे उसकी बात नहीं हो रही है, उसका तो सम्मान उसको मिलता ही है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है जो हमारे मन में इस प्रकार का द्वंद्व चलता है उसको शांत कर सके, वही गुरु कहा जाएगा। महिला हो, पुरुष हो, यहां तक कि आपसे कम आयु का कोई छात्र हो, बालक हो, उसको भी गुरु बनाया जा सकता है। कभी आपने शंकराचार्य जी के शिष्यों में सुना हो, उनसे दुगनी उम्र के उनके शिष्य रहे। आपने अगर सुना हो मंडन मिश्र जी, जिनका आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ चला था और वो धर्म में उनके गुरु निकले, तो उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और संन्यास ले लिया। मंडन मिश्र, उनके बारे में कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो धर्म, गुरु सिनोनिम है धर्म, धर्म शास्त्रों का अच्छा जानकार, उसको अच्छा लगता है धर्म ग्रंथों के बारे में। अब कई लोग चिढ़ते हैं कि नहीं इसका कोई कहता है प्रैक्टिकल क्या रिलेवेंस है, और जब उनके जीवन में ही उनके अपने संतान अधर्म करने लग जाते हैं तब उनको लगता है अरे धर्म पढ़ना चाहिए था। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी, जैसे खाना पीना पहनना नहाना ज़रूरी है, वैसे ही धर्म को धारण करना ज़रूरी है। अगर आपने सोचा कि हमारा बेटा सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, उसको कोई मोरल वैल्यू या उसको कोई धर्म की कहानियाँ पढ़ाने से टाइम वेस्ट होता है, तो शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो संतान आपके काम आने वाला नहीं है। आज भी देश में यही हो रहा है। अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो देश का भला करेगा। हाँ, अगर उस ऑफिसर को ये पता है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ वो नहीं है जहां पर झगड़ा होता है धर्म के नाम पर, नहीं। धर्म का मतलब हमारे एथिक्स, हमारे नैतिक मूल्य, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो वो अगर हमारे अंदर है, और हर शब्द का कोई, जैसे बोले अक्षर ब्रह्म, तो हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, उसका सम्मान करना आना चाहिए। इन धार्मिक कथाओं में कई प्रकार के साइंस के आविष्कार छुपे हैं, छुपे क्या इनफैक्ट हुए भी हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जैसे, जिन्होंने एक कह सकते हैं प्रोटीन या कह सकते हैं बाल के जरिए आरएनए से डीएनए बना लिया, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं भारतीय कथाओं का बड़ा महत्व रहा। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा रही सब भारत में पूरी हुई, उनका अच्छा परिवार में इन कथाओं का, लोक कथाओं का अच्छा उनको ज्ञान था। तो आपको ये बात याद रखनी है, इस प्रकार की कथाएं हमारे पुराणों में भी हैं कि भाई शिव पुराण में बात आती है कि भगवान शंकर ने अपने बाल को निकाला, जमीन पर पटक दिया और उस बाल से उनके जैसा एक क्लोन बन गया। तो ये भी आधार बन सकता है डीएनए सिंथेसिस का, डीएनए का निर्माण आरएनए से। तो धर्म जीवन में होना ही चाहिए। जोड़ा हुआ धन जो हमारा एसेट्स है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया सेकंड हाउस का भी प्रभाव दिखता है।
हालांकि आज धीरे धीरे उस प्रभाव को बृहस्पति से शुक्र अपनी तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि हम सबको घर में अब चाहिए नए नए गैजेट्स, नए नए आविष्कार। आज के 1000 साल पहले इस प्रकार के धन की चर्चा नहीं होती थी। आजकल ऐसी वर्चुअल करेंसी की जो बात है उसमें बृहस्पति का कम, दैत्य गुरु का ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो गज, जैसे बोलते हैं गज केसरी योग, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गज इनको प्रिय है, बृहस्पति का वाहन माना जाता है गज। तो इनके कारकत्वों में गिना जाएगा गज समान, क्योंकि गज को हम गिनते हैं उसके बड़े मस्तिष्क के आकार के, फिर बहुत बड़ा मस्तिष्क उसका होता है, तो उस प्रकार के साथ संबंध देखना है। और त्रिलोकी वामन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिखने में आपको बेशक, और मैं ये नहीं कह रहा बौना या गिट्ठा, दिखने में वो कम आपको, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करता है, जो बृहस्पति से इंस्पायर होता है। कई बार ऐसा लग सकता है कि यार इसको होगा ज्ञान, और जब वो विराट स्वरूप दिखाता है तो पूरी त्रिलोकी पर भी भारी पड़ जाता है। ऐसा बृहस्पति का स्वरूप है। ज्योतिष में सहज रुचि होती है, 9th हाउस भी मजबूत है, बृहस्पति भी मजबूत है। वो ज्योतिषीय गणना जानने वाला होगा, दूसरों को बताने वाला होगा। कोई भी, अब कई लोगों को मोटे ग्रंथ देखते ही पसीना छूट जाता है, चाहे वो अपने बुक्स की बात हो, सिलेबस की बुक्स, या कोई धार्मिक ग्रंथ। और जिनको बृहस्पति अच्छा है उनको इस प्रकार के थीसिस, इस प्रकार के मोटे मोटे ग्रंथ बड़े लुभावने लगते हैं। क्लियर? ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, क्लियर? तो बड़ा भाई का भी कहीं ना कहीं कारक माना जाता है बृहस्पति। बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे होंगे अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, नहीं तो संबंध खराब होंगे। और यही इसका इनफैक्ट रेमेडी भी है कि भाई आप जिसको आसानी से कर सकते हैं, देवता ये नहीं कहता कि भाई उसने जो कार्य किया है वही आप करके अपने बृहस्पति को बलि करें, नहीं। जिसमें आपकी सामर्थ्य है और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को करें। और एक बात और, कोई भी प्रयोग ऐसा ज़्यादा फलीभूत नहीं होता आज कलिकाल में। जैसे कई लोग जब कंसल्ट करते हैं तो कहते हैं जी मैंने आधे घंटे वो जप करता हूँ मैं, और बाकी पूरे जीवन माने पूरे दिन क्या करता हूँ उससे उसको कोई परवाह नहीं है उसकी। चाहे उसमें ब्रह्मचर्य उसका खंडित हो रहा है, सदाचार का पालन नहीं कर पा रहा है, कोई सत्संग नहीं हो रहा है, बस खाली आधे घंटे का उसको पता है। तो आधे घंटे में भाग्य बदलने वाला नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है, आज मंत्रों ने अपनी शक्ति को भी गुप्त किया है, ना तो उस प्रकार का शुद्ध उच्चारण आपके पास है। इसलिए मंत्र को पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बलि पूरे दिन उस सदाचार का, उस ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। क्लियर? तो ये मनन आधे घंटे का विषय नहीं है, किया आपने बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां भी आप कार्य करते हैं वहां भी आपको ये रिपीट करते रहना चाहिए कि हाँ आज मेरा ईश्वरीय समर्पण है, आज मेरा ईश्वरीय व्रत है, आज मेरी ईश्वरीय तप है, पल पल में। और कभी भी ऑफिस के दौरान, कभी 2 मिनट, 1 मिनट, कोई आपको डिस्कशन का मौका मिले दर्शन शास्त्र का, चूकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर? क्योंकि कब आपका एग्जामिनेशन पेपर आ जाएगा आपको पता नहीं है। एग्जामिनेशन पेपर का मतलब 12वां भाव, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी डिपार्चर ऑफ सोल ही सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आत्मा अच्छे से शरीर से त्याग उसने दिया, बिना किसी मोह के अगर आत्मा का त्याग हो गया, तो मरने समय बड़ा भय रहता है, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने इतनी पॉलिसी ले रखी, कैसे मैनेज होंगी, ये सब तो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हो सकता है 2 ही 3 दिन के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई टेक ओवर कर लेगा। इसलिए बॉदर नहीं करना है। हमारे आने से पहले भी संसार था, मरने के बाद भी रहेगा। तो एकदम निश्चिंत होकर अपनी मोक्ष की तैयारी, अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए और मृत्युजयी होना चाहिए। तो
फिर इसमें ज्योतिष की जानकारी, ग्रंथों का वो जानकार होगा, भाई का आदर सम्मान करेगा। राज सम्मान, अब इसमें ध्यान देना, राज सम्मान दो प्रकार का है। राज सम्मान राजा के समान, राज सम्मान मंत्री समान। क्लियर? तो मंत्री पद, क्योंकि ये मंत्री माने जाते हैं या कहें राजा के गुरु माने जाते हैं, तो उस प्रकार से आपको राजकीय सम्मान मिलेगा, लेकिन उसमें सात्विकता झलकती है, राजसीपन नहीं आएगा। पीला रंग वस्तुएं, पीला रंग बृहस्पति को बहुत प्रिय है। हम किसी, कोई हमारा शत्रु भी है, उससे हम कभी मिलने जाते हैं, उसको जो प्रिय है, उस व्यक्ति को, चाहे वो हमारा शत्रु हो, उसको जो प्रिय है वो ऑफरिंग हमने उसको की, उसको खाने में जो अच्छा लगता है वो लेकर गए, उसको रंग अच्छा लगता है वो वस्त्र हम पहन कर गए, वो व्यक्ति अपनी शत्रुता को भुला देगा। आप चाहें तो स्वयं करके देख लीजिए, आपका परम शत्रु जो है उसको क्या प्रिय है, उसकी खाने की व्यवस्था आप बनाइए, उसको क्या क्या रंग पसंद है, उसका वस्त्र धारण करें, वो अपनी शत्रुता चाहकर भी निकाल ही नहीं पाएगा आप पर। तो बृहस्पति अगर किसी का कमजोर भी है, उसको क्या प्रिय है वो आप धारण करें। क्लियर हो गया? तो पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, और इस प्रकार की जितने चीजें हैं, जैसे कहते हैं पीले फल और ऐसी कई वनस्पतियां हैं जो उनको प्रिय हैं। अगर पीछे हमारे घर के पीछे बैकयार्ड में जगह हो तो हम केले के वृक्ष या कहीं केले के पौधे लगा सकते हैं, इनको बहुत प्रिय है। या पीले पुष्प, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, ईशान कोण को वैसे भी मंदिर के लिए, धन संग्रह के लिए, तिजोरी रखने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, धर्म ग्रंथों के रखने के लिए, क्योंकि मंदिर में ही हम प्रायः धर्म ग्रंथों का संग्रह करते, तो उनकी पॉजिटिव ओरा उस घर में रहेगी। पता लगा वहाँ से उठाकर कहीं हमने ऐसी दिशा में रख दिया, दक्षिण पश्चिम के कोने में, तो वो पॉजिटिव ओरा, उसकी एनर्जी जो समाप्त हो जाएगी। तो प्राय कोई गेस्ट या कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी आए और सुख से ही चली जाए, तो हम तब उसको रखते हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ। जैसे गेस्ट रूम कोई बनाना हो, कि जो मैं मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि वही अच्छे हैं जो एक दिन दो दिन सहज होकर रहें। तो इस प्रकार का उस दिशा में अगर हम उसका शयन कक्ष बनाते हैं तो उसको विशेष फायदा होता है, उसको भी और जिसका घर है उसको भी। तो मंत्र पर अधिकार है इसको। आपका बृहस्पति अच्छा है, मंत्र उच्चारण आपका अच्छा होगा। मंत्र अधिकार का अर्थ होता है खाली मंत्र को रट्टा मारने वाला नहीं, मंत्र का धारण करने वाला, यानी मंत्र की मीनिंग भी उसको पता है। पता लगा बड़े कठिन कठिन मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, नमकम चमकम, रुद्राष्टाध्यायी, और अर्थ पता नहीं है, बस हमने उसका पूरा पढ़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता है उसका सार्थक फल आपको मिल पाएगा या पूर्ण फल आपको मिल पाएगा। तो पता होना चाहिए, नमकम में हम अपने सभी शत्रुओं को, सभी रुद्रव को, या कहें हम संसार में जितने भी बुरे व्यक्ति हैं उनको भी नमन करते हैं। नमो तस्करा, तस्करा यानी स्मगलर को भी हम प्रणाम कर रहे हैं कि भाई तू भी उस ईश्वर का ही रूप है। तो ध्यान रखना है, मतलब हम कोई सींग वाले पक्षी पक्षु सबको नमन करते हैं नमकम में, और चमकम में हम सबसे शुभ मांगते हैं। तो ये पता है, मंत्राधिकार उसी के पास होगा जिसका बृहस्पति अच्छा है। अलौकिक ग्रह वो मैंने आपको बता दिया, 4th हाउस का पॉजिटिव प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देता है। सात्विकता, ये एक मेन वो रहेगा कि सात्विक, तामसिक या राजसी, तो बड़ा सात्विक रहेगा बृहस्पति बली जातक। स्वर्ण, सोने को भी हम कहीं ना कहीं चाहे हम साइंस की दृष्टि से कहीं फर्स्ट क्लास मेटल मानते हैं, रस फ्री मेटल मानते हैं, और चाहे हम आध्यात्म की दृष्टि से कहें तो सभी प्रकार के जो अच्छे, जहाँ कुशा पहननी जाती है, पवित्र कुशा, इसी प्रकार से सोना हॉली एज वेल एज क्लीन दोनों कैटेगरी में खरा उतरता है। पुखराज, तो इसको रत्न प्रिय पीला पुखराज, येलो सफायर। पतिदेव, पत्नी की कुंडली में, किसी महिला की कुंडली में उसके हस्बैंड के कारक बृहस्पति जाने जाते हैं। जैसे बृहस्पति कहीं गुरु चंडाल दोष में है, एनिमी हाउस में,
तो उसके पिता जो हो, माने नॉट पिता, उसके पति, उस महिला का पति जो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ आ रहा है, हालांकि बृहस्पति का अपना भाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी राहु के साथ आने पर वो जो हमारे क्या रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, या कह सकते हैं आप उनको हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिसको है, उसका सम्मान नहीं करता। ध्यान रखना है, रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं, अब दोनों प्रकार से इसको आप सही कहें गलत कहें वो आपका विषय है। अब जो हमारी परंपराएं चली आ रही है उन पर ब्लाइंड फेथ कर रहा है, तो एक प्रकार से अच्छा है कि भाई कुटुंब को साथ लेकर चलता है, बेशक से उसका कोई लॉजिक ना भी हो, फिर भी सम्मान करता है। लेकिन अगर गुरु चंडाल दोष में है तो फिर वो विरोध करता है उसका कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाला, मुझे लॉजिक चाहिए। थोड़ा सा रूड बिहेवियर जान पड़ता है अपने धर्म को लेकर, लेकिन है सो है। और आज कई लोग इसको प्रैक्टिकल बुद्धि कह देते हैं, ये बाप को देखना है अच्छा है या बुरा है। फिर इसमें संतान प्राप्ति, बृहस्पति अगर बहुत क्षीण है और पंचम भाव भी कमजोर है तो उसको संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है। और ज्ञान की बात करता है, ध्यान देना, बौद्धिक स्तर अलग विषय है, ज्ञान अलग विषय है। न्यायाधीश पद बहुत बली बृहस्पति है, तो वो इस प्रकार का कोई कार्य उसको रहेगा ही रहेगा कि उसको लोग हमेशा अपने कहते हैं निपटान के लिए उसको विशेष आदर सम्मान। ऑफिस में भी कोई झगड़ा हो जाए तो अगर दशम भाव में बृहस्पति बहुत बली है तो उससे लोग ये चाहते हैं कि भाई इसके पास वो तार्किक बुद्धि है, इसके पास सही धर्म का ज्ञान है, इससे चलकर राय लेते हैं। तो वो इस प्रकार का न्यायाधीश पदवी, और कहीं उसका छठे भाव के साथ बड़ा धनात्मक संबंध आ रहा है दशम भाव में, सूर्य का बल भी है, तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छा न्यायाधीश का पद उसको मिल सकता है। यकृत, लीवर संबंधी कोई भी चाहे बल हो चाहे कमियां हो, पाचन में लीवर कभी भी डायरेक्टली इवॉल्व नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं लीवर या यकृत, या जिसको हिंदी में उर्दू में मतलब जिगरा भी कहते हैं इसको, ये हिंदी और संस्कृत का ही नाम है यकृत, लीवर का इंग्लिश नेम, माने लीवर का हिंदी नेम। तो आपको ध्यान देना है, इसी को उर्दू में जिगर बोल देते हैं। तो लीवर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है पाचन में, इनडायरेक्टली कई प्रकार के जैसे बाइल जूस वहाँ से निकलते हैं और ग्लाइकोजन यहाँ जमा होता है। जब भी कोई हमें मोटिवेट करता है तो बोलते हैं ना, जिसका जिगरा बली है, जिसका जिगर बली है, यानी एक प्रकार का ये फिलॉसफिकल वर्ड भी है कि भाई आदमी जंग जीतता है मजबूत जिगर से। तो जिगर भी कहीं ना कहीं उस इंस्टेंट एनर्जी की बात करता है, या कहीं ना कहीं बृहस्पति द्वारा दिए गए धर्म ज्ञान की बात करता है। अगर आदमी के पास वो धर्म ज्ञान का बल है तो मृत्यु पर भी वो विजय पा लेता है, उसका भय उसका समाप्त हो जाता है। तो दोनों प्रकार से इसको जोड़कर देख सकते हैं। चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से उसको भोजन की आवश्यकता नहीं, अगर लीवर में उसके पास ग्लाइकोजन जमा है, वो 2-3 दिन उसको भोजन ना भी मिले तभी भी वो बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन वो उसी का विषय है जिसका मोरल वैल्यू बहुत अच्छा है। हम उसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं जिसका नैतिक मूल्य अच्छा है। तो यकृत, चर्बी वसा, अब किसी के शरीर में बहुत अनवांटेड ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इस प्रकार से बली है जो हमें राहु या केतु के साथ प्रभाव जमा रहा है। यानी जैसे बृहस्पति अपने घर में बैठा है और उसके घर में ही आकर राहु आ गया है, तो बृहस्पति आपको कहते हैं कि भाई स्थूल शरीर देता है, थोड़ा मोटापा देता है, लेकिन वो मोटापा परेशान नहीं करता है अगर अकेला बैठा होता बृहस्पति अपने घर में। अभी राहु भी आ गया तो वो परेशानी का सबब बनेगा। क्लियर। उदर रोग, पेट के विकार, क्योंकि पंचम भाव के साथ भी संबंध बनाता है हमारा स्टमक, और उसका नेचुरल कारक है बृहस्पति। पारंपरिक पद जो होते हैं वो पंचम भाव से देखे जाते हैं, या कह सकते हैं आपको जो भी पूर्व जन्म का आपका धर्म है या प्रारब्ध फल है वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो ध्यान देना, ये 5, 9, 12 और मुख्यतः 4, इनसे जोड़कर हम बृहस्पति के पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो कारकत्वों में भी हम इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमे हैं मुख्य रूप से। हालांकि ग्रंथ में द्वितीय भाव के बारे में भी लिखा है, लेकिन आज द्वितीय भाव को क्योंकि रिसोर्सेज की बात ज़्यादा हो रही है और रिसोर्सेज में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है बृहस्पति का,
वो सीधा बात करता है हमारे शुद्ध गोल्ड की। क्लियर? उसमें ज़्यादा गैजेट्स वाला पार्ट शामिल नहीं है। अब तो कई प्रकार की ऐसी वर्चुअल करेंसी है जहाँ पर गोल्ड का कोई काम नहीं है, तो वो भी बड़े धनी धनाढ्य लोग, तो उसके लिए मुख्य रूप से शुक्र को देखते हैं जो दैत्य गुरु है। अब इसमें बलि बृहस्पति, ये 4-5 लक्षण से हम जातक को पहचान सकते हैं। जन्म से भाग्यवान, नवम भाव का उसको पूरा बल मिलेगा, दयालु होगा वो, उदार चरित्र, दार्शनिक और धार्मिक उत्थान की बात, अपना धार्मिक उत्थान कर लेगा वो। क्लियर? ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि किसी का अगर सप्तम भाव में विवाह, चाहे सर्वष्टक वर्ग से भी उसके अंक देखे हमने बहुत कम आ रहे हैं, और 7वें भाव में बड़ा राहु का कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है ऐसा, लेकिन बृहस्पति ने दृष्टि मार दी, तो फिर विच्छेद नहीं होगा संबंध। इतना बल है बृहस्पति। होली वाटर, गंगा जल की कुछ बूंदे भी पड़ जाएं तो वहां से प्रेत भाग जाता है। तो वही कुछ ऐसा बृहस्पति का प्रभाव है। अच्छा साथ निभाने वाला, प्रसन्नता से बात रखने वाला, स्पेशली प्रसन्नता से ज़्यादा हमें एक धार्मिक मुस्कान, या कहीं एक ऐसी मुस्कान जहाँ पर सच्चाई झलकती है, सच्चाई से अपनी बात रखता है तो उसकी बात को कोई काट भी नहीं सकता है। कई दफ़ा क्या है, हम अपनी बात रख रहे हैं लेकिन हमारी बात का कोई वेटेज नहीं है, वजन नहीं है। कारण इसमें एक बात का और ध्यान देना है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो मैं अब बता रहा हूँ, कि कोई ग्रह नीच में बैठा है तो जीवन का शुरुआती परिणाम 25 साल 24 साल तक बड़ा ऐसा रहा कि बात की कोई वेटेज नहीं है यार। मैं जहाँ धर्म को, धार्मिक मूल्यों की बात करता हूँ उसको कोई सुनता नहीं है। फिर अचानक जीवन में कुछ ऐसा हो गया, उसकी बातों को ही रेफरेंस मानने लगे लोग, उसकी बातें सही, क्योंकि वो नीच का प्लैनेट नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा था। तो शुरुआती परिणाम तो वो नीच के देगा ही देगा, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई नीच का ग्रह है तो वो नीच के प्रभाव देगा जरूर, ये बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वो नीच भंग राजयोग में है। एक नीच भंग होता है, एक नीच भंग राजयोग होता है। अगर वो नीच भंग केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण के साथ हो रहा है तो जीवन में वही बृहस्पति जिसने आपको दुख दिया है वो आपके जीवन में परम सुख लेकर आएगा। जीवन का वो टेस्ट जो आपने कभी किया नहीं वो आपको करवाएगा। तो नीच भंग का ये डिफिकल्ट पार्ट है जो समझना बड़ा कठिन होता है कि यार कैसे लाइफ का ये पैटर्न जो अब तक चला आ रहा था, क्योंकि पैटर्न से हम स्टडी करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कोई प्लैनेट, बट ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि प्लैनेट नीच भंग अवस्था में था, और स्पेशली नीच भंग राजयोग। तो चारों प्रकार से अगर नीच भंग हो जाता है केंद्र में आके ग्रह का, तो उसका पूरा फल आपको जीवन में मिलेगा, उसके उच्च समान फल आपको जीवन में मिलेंगे, चाहे शुरुआत बड़ी कमजोर रही है। क्लियर? तो फिर इसमें बड़े ग्रंथ व दर्शन शास्त्र में अभिरुचि, वो बड़े ग्रंथों से उसको भय नहीं लगता है कि भाई ठीक है, हम लोग अपने आप को बहुत बिजी मानते हैं कहने को, ये तो अब आपको देखना है कि बिजी हैं कि नहीं है। हम बहुत समय ऐसा व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फिर भी हमने अपने आप को बिजी डिक्लेयर कर रखा है। तो अगर हम कहीं अपने जीवन में दर्शन को लाना चाहते हैं, थोड़ा सा कि फिलोसफिकल स्टडी भी हो, तो हमको बहुत टफ लगता है, कहते हैं समय नहीं है, भगवद गीता पढ़ने का कहाँ हमारे पास समय है। और भगवद गीता तो फिर भी छोटा ग्रंथ है। कभी किसी को बोल दे भी आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत पढ़नी चाहिए, कहता जी ये तो मैं इस जीवन में नहीं पढ़ सकता हूँ। ध्यान रखिए, सब पढ़ सकते हैं, इच्छा शक्ति अगर है, दिन में 1 पेज 2 पेज की अगर ऐसी हम रूटीन बनाते हैं तो ऐसा जरूर होगा। यही इनफैक्ट इस ग्रह को बलि करने का सबसे सार्थक रेमेडी भी है। ये एक ऐसा पार्ट है जो पूरे दिन आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जब आप कर रहे हैं उसका उच्चारण अच्छा है नहीं है, किस अवस्था में कब कर रहे हैं, लेकिन ये जो सदाचार की बात की है, सत्संग की बात की है, इसका तो आपकी अपनी भाषा में ही आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, फल निश्चित मिलेगा आपको। कानून का सम्मान करने वाला, जो भी
इस प्रकार से हमारे नियमावली उसका सम्मान करने वाला होता है, जो नियमबद्ध किए गए हैं उनका सम्मान करेगा, उनको वैसे बार बार उन पर कमेंट नहीं करेगा। कई लोगों की आदत होती है कि यार ये बेकार का नियम बना दिया, ये बेकार का नियम बना दिया। इस प्रकार कहने पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। जो सबने बना दिया है उसको फॉलो कर्तव्य मानकर, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग किसकी बात कर रहे हैं आज? अधिकार की। कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। और अगर कर्तव्य की बात करेंगे तो फिर अधिकारों की कहने की भी आवश्यकता नहीं, आपको अपने आप अधिकार मिलेगा। ये काम, ये तरीका किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति अधिकार की बात कम करता है, कर्तव्यों की बात ज़्यादा करता है, क्योंकि 9th हाउस वैसे भी पूरी तरह हम एक राज पुरोहित मानते हैं 9th हाउस वाले को, जो एक राजा के भवन में काम करता है, नियमों में एकदम पक्का। फिर इसमें बड़े भाई इसमें अभी हम समान घर में शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा, ये बलि के लक्षण है। घर में शांत वातावरण रहेगा और आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं ना कहीं ये 4th हाउस का बल दिखा रहा है। गुरुओं का परम स्नेही, आश्रम में शुभ विचार। एक बात याद रखना है, इसका अर्थ ये नहीं 4th हाउस का बल है तो 4th हाउस में बैठा होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं। वो उसके पास हमेशा, क्योंकि वो यहाँ बहुत बली होता है बृहस्पति, एक्साइटेड मूड में आता है, यहाँ पर उच्च की राशि में आ जाता है, कर्क राशि में। तो बृहस्पति कहीं भी रहे, अगर बली है तो आपको ये चीज बोनस मिलेगा ही मिलेगा। आपके घर में ऐसा दैवीय माहौल होता है कि किसी का आके मन शांत हो जाता है। पता लगा आपका बृहस्पति भी मजबूत है और 4th हाउस भी कमाल है, तो फिर तो ये बात एकदम तय हो गई कि किसी को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो उसको फ़ोन पर नहीं, उसको एक बार घर पे बुला लीजिए और उससे थोड़ी देर बात करें, एकदम शांत हो जाएगा वो। ये कमाल है बृहस्पति का। फिर इसमें बात आती है गुरुओं का परम स्नेही, आश्रम में शुभ विचार। तो गुरुओं का सम्मान करने वाला होगा और आश्रम में शुभ निवास, आश्रम में जाकर वो वास करने वाला। कहीं ना कहीं वो 12वीं राशि या कहीं 12वें भाव का विषय है। तो कहा जाता है कि अगर 12वें भाव में मजबूत स्थिति में ग्रह बैठा हुआ है तो या बृहस्पति और केतु का मिलन है तो आदमी अपने जीवन का 60+ होने के बाद आश्रम में जाकर निवास करता है। तो कहीं ना कहीं मजबूत बृहस्पति के लक्षण हैं। आप एक अच्छा गुरु धारण करेंगे और उसके आश्रम में जाकर रहने पर भी विचार बनाएंगे। निर्बल बृहस्पति, आडंबर युक्त जीवन, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आडंबर उसके जीवन में, तिलक लगाता है वो। मैं मतलब किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, खाली तिलक लगाने मात्र से नहीं। 2 प्रकार के तिलक हैं, जिसने सिर्फ ईश्वर के लिए तिलक धारण किया है और एक बाहर आने से जस्ट पहले, यानी एक्सपोज होने से जस्ट पहले उसने तिलक धारण किया है। तो दोनों अलग अलग विषय हैं। एक जिसने तिलक धारण किया है ईश्वर के लिए, या वो जानता है कि यहाँ पर किसका वास है, उसको पता है कि यहाँ पर आत्मा का वास है, तो फिर वो धारण करता है। लेकिन एक ने सिर्फ बाहर सोसाइटी में आने से पहले वो तिलक धारण किया है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हमें ध्यान देना, आडंबर युक्त जीवन, बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाना, ये एक विषय रहता है कि बृहस्पति जिसका अच्छा होगा वो धर्म दूसरे के लिए नहीं, अपने धर्म की पालन वो ज़्यादा करेगा। कहीं आपने देखा होगा कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, जब तक कोई ना पूछे, ये शास्त्र ने मना किया है। आप हर एक को, दूसरे को यूं उसके धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बड़ा धर्म धारण कर रहा हो। क्लियर होगा? तो इसीलिए ये कहना सरासर गलत है कि भाई मोक्ष पर सिर्फ अर्जुन का अधिकार है, वो तो कर्ण का भी अधिकार है। तो एक व्यक्तिगत विषय है धर्म, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो उसका विषय। तो जिसका बृहस्पति कमज़ोर होगा वो बजाय कि अपने धर्म को धारण करने के, दूसरे को बार बार बिना कहे उसको पॉइंट आउट करता है, व्यर्थ स्तुति करने वाला। तो ये आप समझते होंगे, ये जातक के अलावा और कोई नहीं जानता है ये विषय।
कि भाई मैंने स्तुति की है, किसके लिए? कहते मैंने स्तुति किया है, मैंने गायन किया है सिर्फ ईश्वर के लिए, कोई देखे ना देखे। और अगर मैं स्तुति करता हूं तभी जब कोई होता है, तो बृहस्पति कमजोर है। कमजोर नैतिक मूल्य, दुर्बल चेतन विवेक शक्ति। कहीं ना कहीं ये पंचम भाव को भी बता रहे हैं कि भाई विवेक शक्ति कमजोर है, दुर्बल है, और आपके नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू भी नहीं है आपका, कि नैतिक शिक्षा जैसी होती है भाई ये ऐसे करना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता फटाफट। बड़े भाई गुरुओं का अनादर, महिला कुंडली में संतान पति को कष्ट। किसी जातक, पुरुष जातक की कुंडली में तो बड़े भाई और गुरुओं का अनादर करता है। अगर उसकी कुंडली का बृहस्पति कमजोर हो, क्षीण हो, महिला कुंडली में वो संतान और पति को कष्ट देने वाला होता है अगर बृहस्पति क्षीण है। फिर इसमें कमजोर यकृत, जिगर कमजोर होगा, वसा विकार यानी फैट रिलेटेड इशू हो सकते हैं, हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर। तो ध्यान देना, कोई भी प्रकार का लीवर संबंधी डिजीज बृहस्पति मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि भाई पित्त रस नहीं बनता आपको, बाइल जूस समय पर नहीं बन रहा है आपको, और इस प्रकार के जितने इशू हैं सब वो बृहस्पति के कारण है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और ये सब चीजें बृहस्पति का विषय। जीवन का अंतिम समय अशांत या मोक्ष बाधक, क्योंकि 12वें भाव के साथ संबंध है, तो कहते हैं अंत भला सो भला। अगर अंत भला है तो सब कुछ भला है। अब 12वां कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है, तो ये एक प्री इमेज लेकर हमेशा जाता है। तो अगर बृहस्पति कमजोर हुआ आपका, तो सीधा अर्थ इसका यह है कि भाई आपके जीवन में जब डिपार्चर ऑफ सोल का समय आएगा तो बड़ी तड़पन रहेगी, बड़ा भय रहेगा, क्योंकि कभी जीवन में जो भी हमने किया वो सब आडंबर ही किया, दूसरे के लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो ये तब भय आता है 60+ होने के बाद कि भैया अब कैसे चलेगा, मैंने तो सब कुछ झूठ ही, मेरी जिंदगी झूठ में रही। तो ये ध्यान देना कि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, ये एक बुरे ग्रह की अशुभता को भी समाप्त कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।